हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से रिलेटेड है। बट बेसिकली ये आज का पूरा टॉपिक आईआर से रिलेटेड रहेगा आपका। ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया कतर के बारे में कि क्या रिलेशनशिप है, क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, कौन कौन सा डील हमने साइन किया है। देन हम लोग इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि आज के डेट में नेपाल और इंडिया का रिलेशनशिप जो है बहुत ख़राब चल रहा है, क्यों ख़राब चल रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, और पास्ट में हमारे रिलेशंस अच्छे थे क्यों थे, उसको डिटेल मैनर में आज हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हमने कतर के साथ एलएनजी से रिलेटेड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लगभग 2048 तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, एलएनजी रिलेटेड है। इस जो आर्टिकल है इसे आप जीएस पेपर 2 ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया से कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से पूछा जा सकता है, जैसे कि 2016 में आ गया था कि कुछ कंट्रीज़ के नाम दे दिया गया था और पूछ लिया था कि कौन सा कंट्री गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, ये बताइए। लिक्विडफाइड नेचुरल गैस साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है कि ये होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। मीन्स में क्या पूछेगा, स्पेसिफिकली कतर का नाम लेके नहीं पूछाएगा। जैसे कि 2017 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें सीधे सीधे पूछ लिया था कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इस कंट्री पे क्यों है, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि हुआ क्या इस डील में, बातें क्या है, और कतर से हम लोग इतना ज़्यादा उम्मीदें क्यों है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया हमने। देखिए, जो हम दोनों आज के डेट में लगभग $14 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करते हैं। तो इसे डबल करने की बात की जा रही है 2030 तक। आज के डेट में जो 50% जो एलएनजी का नीड है वो कतर हमें सप्लाई कर रहा है। लास्ट 1 ईयर का ये डेटा है कि 50% जो हमारा एलएनजी सप्लाई है वो कतर ने किया है। और इंडिया का मेन फोकस है कि सपोज करो 100% में से आज की डेट में सिर्फ 6% जो हम लोग नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 6%। इसे इंक्रीज करके 15% तक ले जाना 2030 तक। इसलिए हम लोगों ने कतर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है इस बार। ठीक है, याद रखिएगा 2048, बार बार बोल रहा हूँ ये मैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो जो डिमांड है हमारा नेचुरल गैस का वो 60% तक जा सकता है 2023 तक। और ये जो डिमांड है वो डबल हो जाएगा 2023 से लेकर 2030 के बीच में। जो एनुअल डिमांड है हम लोगों का वो 11% से इंक्रीज हो रहा है 2023 से लेकर 2030 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे डेवलप हो रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी फैसिलिटीज़ लेंगे तो एलएनजी की डिमांड ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं अभी ट्रम्प जब से आया तो उन्होंने क्या किया, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, बैन लगा रखा था एलएनजी एक्सपोर्ट पे अमेरिका ने। तो अब ये लोगों ने इस बैन को हटा दिया है और इंडिया के साथ ये लोग एलएनजी का सप्लाई करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है ये कतर के लिए। बट हमारे लिए तो फ़ायदा है कि कौन ज़्यादा चीप प्राइस में देगा। बट अगर ध्यान से देखो तो कतर को कोई डरने की बात नहीं है अमेरिका से, क्योंकि ये लोग स्टेबल है नहीं। कोई एक प्रेसिडेंट आता है वो बैन लगा देता है, दूसरा आता है बोलता है नहीं नहीं हम लोग तो सप्लाई करेंगे। और हम लोगों ने कतर के साथ लॉन्ग टर्म डील भी साइन कर रखा है, तो इससे हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आइए दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये आर्टिकल बात कर रहे हैं कि हाल ही में भूटान के पीएम आए हुए थे। ये अटेंड करने आए थे कॉन्क्लेव स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप को अटेंड करने आए हुए थे। चलिए बात करते हैं इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबर से कनेक्ट कर सकते हो। अब प्रीलिम्स की बात हम लोग बाद में करें, पहले टॉपिक को समझते कि है क्या। अब देखिए, इंडिया भूटान का जो रिलेशनशिप हो है वो स्टार्ट तो बहुत पहले ही है। जैसे हिंदुज़म कॉमन है, बुद्धिज़्म कॉमन है हम लोगों में। बट जो फॉर्मल है वो स्टार्ट हुआ था 1949 से। ये हम लोगों ने यहाँ इस समय फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा जाए पिछले कुछ डिकेड में, 2003 में जो इंसर्जेंस था इंडिया और भूटान के बॉर्डर में काफ़ी इंक्रीज हुआ था। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन ऑल क्लियर स्टार्ट किया था, जिसमें भूटान ने हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प की थी। फिर भूटान और इंडिया का अगर ट्रेड देखा जाए तो भूटान लगभग 82% जो इसका ट्रेड है वो इंडिया से करता है। जो ये लोग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसका लगभग 45%
हम लोगों को एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप देखो आप, जो पिछले कुछ सालों में कैसे इंक्रीज हुआ है। जैसे कि 3 फेजोस में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। पहला फेज में आप 1960 से लेके 1980 तक देख सकते हो। इस समय इंडिया ने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प किया था। फिर 1980 से 2000, इस बीच में क्या हुआ था, इंडिया ने इन लोगों को जो ऑटोक्रेटिक था इस यहाँ पे भूटान में, हम लोग ने उनको डिसेंट्रलाइज करने में, वहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की थी। फिर 2000 से लेके अभी तक हम लोग यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, या फिर जो भी आईटी सर्विसेज इनको फैसिलिटीज चाहिए वो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की डेट में आप भूटान में रुपए कार्ड प्लस भीम ऐप ये सब यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में आपको जो भी बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरा, सार्क क्या है डिटेल मैनर में अभी हम समझेंगे। सार्क में 2014 में एक ट्रीटी साइन हुई थी 2014 में, ठीक है। ये था BBIN, बिन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इसमें था क्या, बेसिकली जो ट्रक ड्राइवर्स थे तो वो ट्रक को ना ईजिली, ज़्यादा कोई पेपर वर्क के बिना ये लोग जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, वो ईजिली कर सके, उसके लिए साइन किया गया था। अब ये मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी हमारे नेबर्स कंट्री है, जैसे कि म्यांमार आज के डेट में कुछ बन नहीं रहा, बांग्लादेश से बन नहीं रहा, नेपाल से उतना खास है नहीं, भूटान हमारा अच्छा दोस्त है बट इंसर्जेंस होता रहता है टाइम टू टाइम। तो जो बॉर्डर मैनेजमेंट करना है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कई जगह हिल्स है, रिवर आ जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। तो इन चैलेंजेस को कैसे आप टैकल करोगे, बॉर्डर मैनेजमेंट को रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, और इसको कई तरीके से घुमाया भी जा सकता है। अब सार्क के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ हैं। बट अगर ध्यान से देखो तो इनमें सिर्फ आज की डेट में इंडिया और भूटान स्टेबल है। बाकी सारे कंट्रीज़ के बारे में बात करें, नेपाल भी कई हद तक स्टेबल है। बाकी कंट्रीज़ देखो, अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका, बांग्लादेश में आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, मालदीव की कहानी तो पता ही है, और पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकते, श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर ही रहा है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। ये था, ये ढाका में फॉर्म हुआ था 1985 में। इसका जो टोटल जीडीपी है, अगर इस पूरे कंट्री को मिला दिया जाए तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है जीडीपी के मामले में। कंट्री नहीं, मतलब कि एक ग्रुप बन जाता है थर्ड लार्जेस्ट। लगभग 21% टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड का ये अकेले शेयर करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सा, कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा कौन से ईयर में ये फॉर्म हुआ था। बस मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हाल ही में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं और बोलते हैं कि जो पीएम ओली है नेपाल के, वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया के पीएम से मिलने का। क्या ये ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, कि होप कर रहे हैं कि आप हमें इनवाइट करें इंडिया में? रीज़न है बहुत सारे। पहला तो है मैप। आपको याद है इन लोगों ने, नेपाल ने क्या किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक मैप जनरेट किया था जिसमें इंडिया के कई सारे पार्ट्स इंक्लूडेड थे। बाकी रही कई कसर क्या हुई कि जो KP शर्मा ओली है वहाँ के पीएम, वो चाइना चले जाते हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे साइन कर देते हैं, जिसे इंडिया काफ़ी टाइम से मना कर रहा था अपनी पड़ोसी कंट्रीज से को कि इसको ना साइन करें। फिर बाद में हाल ही में जो उड़ीसा में इंसिडेंट हुआ, कि जो कॉलेज में इंसिडेंट हुआ KIIT में, कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, वहाँ के स्कूल जो कॉलेज मैनेजमेंट है जैसे टैकल किया, उसको मैनेज किया, वो काफ़ी ख़राब था और काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वहाँ की नेपाल के लोगों के ऊपर। तो इससे रिलेशंस और भी ख़राब हो गए हैं। अब आप इसे GS पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबर से कनेक्ट कर सकते हो। आज आपने सारे टॉपिक्स IR रिलेटेड ही देखे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। अब बात कर लेते हैं, बेसिक बातें करते हैं। जैसे कि आप ये 1950 में हम लोगों ने नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया, ठीक है। आज के डेट में हम लोगों का ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ, मतलब फ्री मूवमेंट है, आपको कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर पे आप SSB को देखते हो, और ज़्यादा हैवी वेपन्स के साथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो
क्योंकि लाइट मूवमेंट है यहाँ पे लोगों का। अब नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इसको जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता है उसके लिए वो इंडिया से हेल्प लेता है। हम लोग यहाँ के लोगों को नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि आप हमारे देश में आ सकते हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दो, आप इंडियन आर्मी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट एक हायर पोस्ट तक नहीं जा सकते, या फिर सर्टेन पोस्ट आपको नहीं मिल सकती है। हम लोगों ने, इंडिया और नेपाल ने कई सारे वाटर ट्रीटी साइन कर रखा है, जैसे महाकाली वाटर ट्रीटी साइन किया था 1996 में, इससे पहले कोसी ट्रीटी साइन किया था हमने 1954 में। तो हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, बट पिछले कुछ समय से जो भी पीएम आ रहे हैं नेपाल के, वो हमारे साथ बना करके रख नहीं रहे हैं। तो आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब ये जो ओली साहब है बिम्स्टेक की मीटिंग में आएंगे, ठीक है, जो कि अप्रैल में होने वाला है। तो उसमें क्या न्यू एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या न्यूज़ निकल के आती है, उसे हम लोग देखेंगे। बीमस्टैक की बेसिक जानकारी आप रख लीजिए कि प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि बीमस्टैक कुछ कंट्रीज़ के नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी कंट्री बीमस्टैक का पार्ट नहीं है, ठीक। और हर कंट्री जब भी कोई चेयर करता है, ये हर 2 साल में मीटिंग होती है, याद रखिएगा, हर 2 साल में ये मीटिंग आती है। और हर कंट्री कुछ जो भी कंट्री चेयर करता है उसके अपने अपने फोकस एरियाज होते हैं। जैसे बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं, बी फॉर बांग्लादेश, ये फोकस रखता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में इसका फोकस रहता है। देन आता है भूटान, ये आपका क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे फोकस करता है। देन इंडिया, इंडिया का मेन फोकस रहता है सिक्योरिटी पे। म्यांमार का फोकस रहता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे। फिर आपका आ गया नेपाल, नेपाल का फोकस रहता है पीपल टू पीपल कांटेक्ट इम्प्रूव करने में। देन आपका आता है श्रीलंका, श्रीलंका का मेजर फोकस होता है, याद रखिए, एस फॉर श्रीलंका, तो एस से हमारा क्या आ जाएगा, साइंस एंड टेक एंड इनोवेशन। देन आता है आपका थाईलैंड, ये कनेक्टिविटी पे फोकस करता है। तो सबके अपने अपने मेजर फोकस एरियाज है, आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा कंट्री किन फोकस एरियाज पे वर्क करता है, और जब भी इनके पास लीडरशिप आता है तो ये किन चीज़ों पे बात होने वाली, ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता होगा। तो ये आज के आर्टिकल्स थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एडिटोरियल एनालिसिस में।